हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीबीएसई क्लास वीडियोस। तो ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड अ बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज, आपने देखा होगा फिजिक्स में। एंड मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि बेसिक मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे आगे पूरी फिजिक्स के 2 साल के लिए। ठीक है, तो यहीं से इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। ठीक, और आपको याद होगा, तो जिन लोगों ने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा वो जाके मेरे पहले लेक्चर को देख ले। मैंने आपको बताया था कि बेसिक मैथमेटिक्स में मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहला अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बोला था मैं आपको डिफरेंशिएशन करवाऊंगा, और डिफरेंशिएशन का लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड देन हम आज पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन, फिर हम पढ़ेंगे ग्राफ्स एंड एप्लीकेशन, और फिर मिसलिनियस टॉपिक जैसे ट्रिगो आपको अच्छी आनी चाहिए। बहुत हमारे बायो के बच्चे होते हैं या मैथ्स के बच्चे होते हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं आती। तो अगर आप जेई नीट किसी भी चीज के लिए जा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री प्लस आपको लॉग वगैरह भी आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, बहुत बच्चों को ना ये ऑलरेडी आता है, इन अ सेंस उन्हें फॉर्मूले रट जाते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं लगा पाते। तो जैसा मैं हर बार कहता हूं कि एक प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बीच में, प्रॉब्लम से सोल्यूशन के बीच में हमेशा क्या एग्जिस्ट करती है, एक थॉट प्रोसेस एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। और वो थॉट प्रोसेस बनती कैसे है, जब आपको इन मैथमेटिकल टूल्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस पता हो। तो ये थॉट प्रोसेस जो है वो एम्पावर्ड होती है बच्चे इन मैथमेटिकल टूल्स से। प्लस आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जैसे आपने मेरा डिफरेंशिएशन का लेक्चर देखा तो आपको कैसा लगा, कि आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैं अब डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर पाऊंगा। तो अगर हम डिफरेंशिएशन की मैं क्विक रिकैप दूं, क्यों मैं पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो कहां कहां एक्चुअली फिजिक्स में डिफरेंशिएशन यूज होता है, मतलब किन किन टर्म से आप पकड़ सकते हैं कि हाँ ये डिफरेंशिएशन लगेगा। तो जहां पर रेट कैलकुलेट करने को बोल रहा हो वहां डिफरेंशिएशन लगता है, जहां पे आपको स्लोप कैलकुलेट करने को बोल रहा हो, जहां इंस्टेंटेनियस कोई चीज निकलवा रहा हो, मतलब जब भी आपको कोई भी चीज क्या कर रहा हो, जब भी आपको कोई भी चीज स्मॉल इंटरवल में करने को बोली जा रही हो तो वो डिफरेंशिएशन से होती है। लेकिन उसी का जस्ट ऑपोजिट इंटीग्रेशन है, जहां आपको एरिया अंडर द कर्व, जहां आपको एवरेज वैल्यू, ये सब निकालने को बोली जाती है। एंड लार्जली इसका मेजर यूज एवरेज वैल्यू या टोटल वैल्यू निकालने के लिए होता है, ठीक है ना। तो टोटल वैल्यू किसकी, अभी मैं आपको फिजिकली भी अप्लाई करके बताऊंगा काइनेमेटिक्स में, एनएलएम में, मतलब इनमें मैं कुछ कुछ चीजें डील करूंगा, फिर हम जब काइनेमेटिक्स एनएलएम पढ़ेंगे तो और अच्छे से इनको देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन की बात। और सबसे पहला जो हमारा काम है इंटीग्रेशन में, वो एग्जैक्टली समझना है कि इंटीग्रेशन क्या है, फिजिकली इंटीग्रेशन क्या है। तो ये समझने के लिए वापस हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। देखिए, फिजिक्स में कोई भी, या अगर आप अपनी नोटबुक में कोई भी, आप क्या कर रहे हैं, आप कोई भी एनी डायग्राम यू आर ड्राइंग, दैट इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल फिनोमेना, ठीक है ना। तो मतलब जब भी मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए आपको कोई भी एक फिजिकल वैल्यू दे रखी है जिसकी इक्विवेलेंट है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये क्या है, एक फिजिकल वैल्यू, ये उसका फंक्शन है। तो दिस इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन x, ये क्या है, डिपेंडेंट ऑन x है, एंड दिस इज बेसिकली फंक्शन ऑफ x। सर फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब होता है बच्चों बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है ना। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एल एन एक्स प्लस साइन एक्स, ये सब फंक्शंस है। इनके इंटीग्रेशन या इनके टोटल वैल्यू इंटीग्रेशन से कैसे निकलती है वो समझेंगे और उनको निकालना सीखेंगे। तो पहले तो हम बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे कि एग्जैक्टली इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। मान लीजिए इसी फंक्शन को मैं यहां प्लॉट करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो मान लीजिए हम एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं अपने लिए, ठीक है ना। ये आपका y है, ये आपका x है, ये याद रखिएगा y इज अ फंक्शन ऑफ x। मान लीजिए मैंने इसको ड्रॉ किया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से स्टार्ट करता हूं एंड इस तरीके से मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना।
ये हमारा जनरल प्लॉटिंग है फंक्शन का, ठीक है ना। हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, यहां कहीं ले जाते हैं। अच्छा, अब देखिए जरा, अब इसमें आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जब डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या करते थे। तो डिफरेंशिएशन करते टाइम हम एग्जैक्टली इस पूरे बड़े इंटरवल को ऐसे छोटे छोटे इंटरवल्स में तोड़ देते थे, और इस इंटरवल को क्या कहते थे बताइए जरा। इस छोटू से इंटरवल को हम कहते थे dx, याद है आप लोगों को। और अगर मैं इसकी हाइट प्लॉट करूं तो मैं इसको कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं बताइए, इसको इसको मैं कह सकता हूं एक पर्टिकुलर y, कह सकता हूं ना एक पर्टिकुलर y। तो अगर मैं मान लीजिए सिर्फ इतना लिखूं आपके लिए कि भाई एरिया ऑफ ये बताइए एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल क्या है, क्या लगता है आपको बताइए एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल क्या आएगा। तो एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल बड़ा सिंपल है सर, एरिया का मतलब होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो हो जाएगा y इंटू डी एक्स। देखिए जरा, लेंथ इंटू स्मॉल विड्थ, बिल्कुल सही है आपका। मान लीजिए अब इसी तरीके से, इसी एरिया के तरीके से, तो पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं इसी एरिया में, हम ना इसको फिल कर लेते हैं, हमें क्लियर होते जाएगा। हमने इसको फिल कर लिया, फ्रेम भी हम ऐसे कर लेते हैं, हमारे पास एक एरिया ही आ गया। एक मिनट रुकते हैं, हम इसको ना दूसरे कलर से फिल कर लेते हैं। हम इसको लेट से ब्लू कलर से, ग्रीन कलर से फिल करते हैं, या बेस्ट है व्हाइट कलर से फिल करें, है ना। अच्छा, अगर मैं ऐसा एक और मान लीजिए यहाँ पे वाई लूं, ठीक है ना, यहाँ पे एक और वाई लूं, ठीक, और इसको भी मैं वाइट से फिल कर देता हूं, और इसको भी मैं वाइट से बाउंड्री कर देता हूं। अच्छा, इसकी भी विड्थ कितनी होगी सर, इसकी विड्थ हम dx मान लेते हैं। अभी देखिएगा आप फिजिक्स में कैसे कनेक्शन हो गए। और इसका भैया ये कितना मान लें, तो अब देखो, अब क्योंकि सेम y y तो एक ही हो जाएगा, तो इसको y1 लिख लेते हैं, इसको y2 लिख लेते हैं, ठीक है ना। इंटरनेट का इशू है इसलिए मैं आपको कुछ लेक्चर्स बैठ के दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू रहता है, तो रिकॉर्ड करना होता है, रिकॉर्डिंग में मैं घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ लेक्चर्स, तो अभी थोड़ा सा इशू है, बट आपको बहुत जल्दी मैं खड़े होकर ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिएगा। इट इज ओनली मैटर ऑफ फ्यू डेज जहां पे ये आपका चीज हो रही है। अच्छा, तो ये ट्राइंगल रेक्टेंगल वन आया, अगर हम इसी चीज को फिर से लिखें, अगर हम इसी चीज को फिर से लिखें, तो ये आ जाएगा आपका रेक्टेंगल टू। कितना आया बताइए, वो आ गया y2 dx, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से सारे रेक्टेंगल ले लूं, सर कहां से कहां तक आप रेक्टेंगल लेना चाहते हैं, मैं एक रेक्टेंगल यहां बना लेता हूं, ठीक है, मैं एक रेक्टेंगल यहां बना लेता हूं, ठीक है, मैं ऐसे ही एक रेक्टेंगल एक यहां बना लेता हूं। और अगर मैं इन सारे रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर दूं तो आप बताओ क्या होगा, सोच के देखो। अगर मैं इन सारे रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर दूं तो मैं देखूंगा कि धीरे धीरे मैं पूरा का पूरा एरिया को कर लूंगा नीचे का। देखिए जरा, अगर हम ध्यान से देखें तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो एरिया है नीचे का वो कवर कर लेंगे। किसका नीचे का एरिया है ये, आप सोचिए अपने दिमाग में। तो ये है आपका एरिया अंडर द कर्व। अगर मैं, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, अगर मैं अगले पेज पे लिखता हूं कि एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, एरिया अंडर कर्व क्या आएगा, तो एरिया अंडर कर्व आएगा y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx डैश 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 ऐसे आते जाएगा, yn dx आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कितने dx एलिमेंट हो सकते हैं एक पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये हमने एक पॉइंट a ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने ये एक पॉइंट b ले लिया, कितने dx हो सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इनफाइनाइट dx हो सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं इस समेशन को लिखूं, फॉर एग्जांपल i इज इक्वल टू 0 से n तक, ठीक है, y1 dx, लेकिन इसमें मैं क्या कर दूं, इसमें मैं लिमिट लगा दूं। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था लिमिट क्या करती है, लिमिट हमें हेल्प करती है एक बहुत लार्ज या बहुत छोटी वैल्यू तक रीच करने के लिए। तो लिमिट हमने लगा दिया, n को टेंड करवा दिया इन्फिनिटी। आपको पता है n इक्वल टू इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, क्योंकि इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से ऑब्जर्व करना, यही एक्सप्रेशन जो ऊपर लिखा हुआ है, दिस समेशन ऑफ ऑल दी स्मॉल स्मॉल एरिया का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसी चीज का रिप्रेजेंटेशन होता है मैथमेटिक्स में ये फंक्शन, इसी चीज का रिप्रेजेंटेशन होता है ये साइन। और इसको हम लिख देंगे अब जनरली y dx। इसका मतलब ही होता है कि आप इंटीग्रेट करेंगे i इक्वल टू 0 से, सॉरी i इक्वल टू 1 से
आई इक्वल टू 1 से n तक। ठीक है, अभी कनेक्ट होगा, जैसे जैसे मैं इसको फिजिकल वैल्यूज में लगाऊंगा तो कनेक्ट होगा। अच्छा, ये भी आपको कॉमन सेंस से समझ आ रहा होगा कि मान लीजिए मैं एक यहां पे एक बड़ा पॉइंट P कर देता हूं और एक यहां पे बड़ा पॉइंट Q कर देता हूं, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 है और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि इसी y में, क्योंकि फंक्शन x का है तो लिमिट किसकी आ जाएगी, वैल्यूज किसकी पुट कर देंगे, x की। तो मैं इसको लिख सकता हूं x1 से x2 तक। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अगर मैं, बहुत ध्यान समझिएगा, अभी अगर मैं इस वैल्यू को ना लिखूं, इस वैल्यू को पुट ना करूं, तो इसको हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है, फिजिकली क्या देता है, क्योंकि वही मैटर करेगा। ये फिजिकली देता है एरिया अंडर द कर्व, लेकिन अगर आप देखिए तो ये क्या करता है, इस चीज का समेशन करता है। ये क्या है, ये समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज है। क्या ये बात समझ आ रही है कि ये समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज है? ठीक है, तो अगर हम इसको जनरल किसी दो पॉइंट के बीच में निकालते हैं, अगर वी कैलकुलेटेड जनरल, तो जनरल जो है वो फॉर्मूला हमारा यही आ जाएगा, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। लेकिन अगर मैं इसको, इफ एरिया इज कैलकुलेटेड, एरिया इज कैलकुलेटेड बिटवीन व्हाट, बताइए, बिटवीन बिटवीन P एंड Q, P एंड Q, तो मैं इसी एरिया को लिख सकता हूं, एरिया अंडर कर्व फ्रॉम P टू Q को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2 y dx। अब आप बोलेंगे सर अपने y की वैल्यू क्यों नहीं रखी, क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ, फंक्शन x के टर्म्स में होगा। सोचो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, तो x की तो वैल्यूज रखोगे आप, तो x की वैल्यूज हम यहां पे पुट कर रहे होंगे। तो ये आपका पहला फॉर्मूला आया, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जिसको नहीं पता वो इसको पढ़ना भी सीख जाए, इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा, तो इसको पेन डाउन कर लेते हैं। अब क्या पेन डाउन कर लेते हैं, जो बातें हमें समझ आई, हमें ये समझ आई कि अगर हम y को, अगर हम एक y फंक्शन है उसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं, उसकी सारी वैल्यू को जोड़ना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। और वो इंटीग्रेशन फिजिकली क्या देता है, मतलब अगर ग्राफ के टर्म्स में सोचें तो क्या देता है, जैसे डिफरेंशिएशन क्या देता था, बताइए आप लोग जल्दी से। तो डिफरेंशिएशन देता था ग्राफ में, याद करो, स्लोप। फिजिक्स में वो रेट देता था, फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता था, लेकिन ग्राफ में क्या देता, स्लोप। ये ग्राफ में क्या देता है, ये देता है एरिया अंडर द कर्व। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो इसको हम सबसे ऊपर लिख लेते हैं। अब बात आती है सर कि ये तो हमें पता है, और हमें फॉर्मूले भी बहुत से बच्चों को पता होते हैं, जिनको नहीं पता मैं फॉर्मूले ही पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करना। लेकिन सर इसका एप्लीकेशन कहां है? तो पहले तो मैं आपको कुछ ना एक्चुअल एप्लीकेशन बताता हूं, फिजिक्स में एप्लीकेशन। और इस बार आप देखेंगे हम पूरा जेईई मेंस और नीट की तैयारी इस तरीके से करेंगे कि आपको हर चीज के एप्लीकेशन पता हो, तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे ना। तो फिजिक्स में एप्लीकेशन कहां कहां आता है, मैं पहले लिख देता हूं इसको। ठीक है, एक ही एप्लीकेशन है अगर इंटीग्रेशन का आप देखोगे, मेजर एप्लीकेशन एक ही है, जब भी आपको टोटल वैल्यू निकालनी हो। तो फिजिक्स में एप्लीकेशन क्या है इसका, अगर मैं यहां पे लिखूं तो पहला एप्लीकेशन क्या है, टोटल वैल्यू निकालना, टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना। अभी देखो, मैं इसका फिजिक्स में एप्लीकेशन बताऊंगा, अभी जनरल सुनो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। आप सभी को पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, याद है आप सभी को? लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था किस तरीके से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक, अब उल्टा होगा, क्या मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूं, बताइए, क्या मैं इसी चीज को ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं इसी चीज को, इसी वैल्यू को इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकता हूं कि वी डी टी इज इक्वल टू डी एस? जी सर। अब बताओ डीएस कैसी डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल या बिग?
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की मेरे को टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। मान लो मैं बोलता हूं कि एक डिस्प्लेसमेंट, एक बॉडी है ए से बी पे जा रही है, तो मुझे बताओ, तो तुम क्या करोगे? तुम इसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को ए टू बी इंटीग्रेट कर दोगे। इसका मतलब तुम इसी वी के फंक्शन को जो टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन होगा उसको ए टू बी में इंटीग्रेट कर दोगे। अच्छा, बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर कि हमेशा फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में तो नहीं होता, तो वो हम काइनेमेटिक्स में देखेंगे, जब अलग अलग रिस्पेक्ट में जब आएगा तो देखेंगे हम काइनेमेटिक्स में। लेकिन अभी हम ये जानना बस चाह रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहां कहां अप्लाई होता है। मैं आपको ये दिखा रहा हूं अभी, ठीक है, पूरे 2 साल में कहां कहां अप्लाई हुआ। ये पहला एग्जाम्पल है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। जैसे आपको पता होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जहां भी डिफरेंशिएशन है वही इंटीग्रेशन है। देखो आप, ये देखो, dv इज इक्वल टू एडीटी, फिर से क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो मतलब देखो, देखो समझो, आराम से समझो, जो भी तुम्हें करना हो तुम आराम से पहले फॉर्मूला लिखो, और जहां पे dt मल्टीप्लाई वहां इंटीग्रेशन हो रहा है, जहां पे डिवाइड में वहां डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो ये आप a से भी इंटीग्रेट कर दो, ये भी आप a से भी इंटीग्रेट कर दो, तो ये आपको क्या दे देगा, देखो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। मैं लिख देता हूं अभी से ही, जब नेक्स्ट चैप्टर्स पे आऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको हर चीज पता होनी चाहिए, इसलिए मैं अलग से पढ़ा रहा हूं उस चैप्टर को। नहीं तो मैं पता, नहीं तो मैं नहीं बढ़ाता, है ना, नहीं तो मैं नहीं बढ़ाता। ठीक, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ये क्या देता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। क्या देता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। और देखना चाहते हैं आप, कुछ और चीजें देखना चाहते हैं, देखिए और एग्जाम्पल देखिए आप। हर चैप्टर का एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, सो दैट आप ना रिलेट कर पाओ, जब उस चैप्टर में या आज ही क्वेश्चन लगाने जाओ तो पता तो हो पाए कैसे करना है। काफी बार आपको ना मोमेंटम पूछ लिया जाता है, चेंज इन मोमेंटम, या इंपल्स पूछ लिया जाता है। तो सर इंपल्स कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इंपल्स की वैल्यू क्या होती है। तो पहले तो यही नहीं पता होगा तो देखो क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। तो ये सब हम सब सीखेंगे। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आपको इंपल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मैं बता देता हूं, इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। सर चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, देखिए, अगर आपको ये याद है कि एफ का जो वेक्टर होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, और अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई कर लूं तो एफ डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम आ जाता है, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। और क्योंकि मुझे टोटल चेंज निकालना है, सर टोटल चेंज कैसे के पता चला, तो याद रखिएगा बेटा, डी एस क्या है, वेरी स्मॉल चेंज। क्या है, वेरी स्मॉल चेंज। लेकिन डेल्टा एस क्या है, टोटल चेंज। कैसा चेंज, टोटल चेंज। तो अगर मुझे टोटल निकालना है तो मुझे पता है मुझे इसे इंटीग्रेट करना होगा। अभी मैं फॉर्मूले बताऊंगा, ये ए से बी आ जाएगा। आप देखेंगे यही चीज मुझे दे देगी टोटल चेंज इन मोमेंटम। कैसे आएगा ये भी बताऊंगा, अभी चिंता मत करो, फॉर्मूले सिखाऊंगा। बाकी ये आ जाएगा आपका इंपल्स। तो मैं ये समझा रहा था कि किस तरीके से इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा यूज है, लेकिन आप दिमाग में नहीं बना पाते कि अच्छा ऐसे करना है। तो आप वो चीज दिमाग में नहीं बना पाते, इसलिए उसकी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखो, अब क्या बचता है, अब क्वेश्चन ही बचते हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले फॉर्मूले पढ़ना जरूरी है। तो अब हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली इंटीग्रेशन में कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो सारे फॉर्मूले जितने भी इंटीग्रेशन में बन सकते हैं वो हम देखेंगे, और फिर फिजिकल क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करेंगे, जहां पे हमारे फिजिकल जो चीजें हैं वो हमारे लिए मैटर करती हैं। चलिए, तो लेट अस सी ऑल दी फॉर्मूला जो हमारा यूज होने वाला इंटीग्रेशन में। फॉर एग्जांपल आपके पास दे रखा है y इक्वल टू एक्स की पावर n। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता था, पावर सामने आती थी और ये पावर कम हो जाती थी। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर बढ़ जाती है और यही पावर नीचे आ जाती है। अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो वहां पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता था, 0। लेकिन यहां पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आता है कांस्टेंट इनटू द वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 को आप x टाइम्स इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसका मतलब 2 को आप x टाइम्स जोड़ रहे हैं, तो वो आ जाएगा 2 इंटू एक्स। अगर साइन x की बात करूं तो डिफरेंशिएशन में आता था cos x, यहां पे आता है माइनस cos x। अगर मैं cos x की बात करूं तो डिफरेंशिएशन में आता था माइनस साइन x, यहां पे आता है साइन x। अगर मैं e की बार x की बात करूं तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी यही आता है। और ln x का डिफरेंशिएशन आता था 1 अपॉन x,
तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln x, और ln x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x ln x प्लस 1, x ln x प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रहेंगे। चलिए, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं एंड अभी मैं आपको कुछ करवाऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, देन कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी करवाऊंगा और एक्चुअली मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा, चाहे वो काइनेमेटिक्स और एलएलएम हो, कि यार कुछ प्रैक्टिस करके आपको कम से कम ब्रिज तो दिखेगी कैसे बनाना है प्रॉब्लम। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिए, देखिए ऊपर, इंटीग्रेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे? आपको पता है डिफरेंशिएशन क्या था, चीजों को छोटा तोड़ना, छोटे इंटरवल में ऑब्जर्व करना, और इंटीग्रेशन क्या है, चीजों को बड़े इंटरवल में ऑब्जर्व करना। तो अगर आप सोचिए किसी चीज को तोड़े इनफाइनाइट बार और वापस उसको जोड़ दे इनफाइनाइट बार, तो क्या वो चीज वापस आ जाएगी? तो एक तरीके से नल ऑपरेशंस होते हैं। अगर हम डिफरेंशिएशन किसी पे ऑपरेट करते हैं और फिर से इंटीग्रेशन ऑपरेट कर देते हैं, तो वो क्या आता है, वापस सेम फंक्शन आ जाता है। मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, फॉर एग्जाम्पल d/dx ऑफ इंटीग्रेशन y dx, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए बताइए, y आ जाना चाहिए। ऑल्दो क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है, बट अभी आप समझिए कि y आ जाएगा। समझ आया क्या किया, कि पहले जोड़ा और फिर वापस उसको तोड़ा, तो हम वहीं पे पहुंच गए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं जहां पे हम बात करेंगे इन चीजों की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपका दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4, सॉरी, उसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? तो बड़ा सिंपल, इसमें यह सिखाना था कि आप इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, आप इसका इंटीग्रेशन अलग करो और इसका इंटीग्रेशन अलग करो और दोनों को ऐड कर दो। तो देखो जरा आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4/4, मैंने अभी बताया था आपको, और 4 का क्या आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो 4x। तो ये इसका आंसर है बिना लिमिट के। अभी लिमिट वाले क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ जल्दी से, साइन एक्स का क्या आएगा बताओ जल्दी से। क्या आप भी यही आंसर दे रहे हो, x की पावर 4/4 माइनस कॉस एक्स, याद रखना गलती मत करना, प्लस नहीं आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, इंटीग्रेशन नहीं। चलो इसका बताओ, y इक्वल टू साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स। तो ये जवाब देखो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और ई की पावर एक्स का माइनस ई की पावर एक्स। माइनस लगा होता तो उसमें चेंज नहीं आया। अब हम, आपको दिमाग में आ रहा होगा, जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो हमने कुछ मल्टीप्लिकेशन रूल भी पढ़े थे, डिवाइड रूल भी पढ़े थे और आपके चेन रूल भी पढ़े थे। तो यहां पे भी वो तीनों रूल्स आपके हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, और बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे जिनको क्लैरिटी नहीं होती है। तो पहले तो बेटा देखो, इंटीग्रेशन में कोई भी डायरेक्ट डिवाइड रूल नहीं है। ठीक है, अगर कभी ऐसा जाता है y अपॉन साइन एक्स, तो आप उसको एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन की तरह कंसिडर करते हैं, y इंटू 1 अपॉन साइन एक्स करके। ठीक है ना, इस तरीके से आप उसको कंसिडर करते हैं। ठीक, तो सर मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट रूल होता है क्या? डेफिनेटली होता है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आप क्या करते हैं, पहला फंक्शन मानते हैं, आइलेट रूल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, आइलेट रूल है। ये आपका आइलेट रूल है, याद होगा आपको, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, एक्सपोनेंशियल। तो अगर नहीं भी पता तो आपको पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करिए, आपको मैथमेटिक्स में गणेश सर पढ़ाएंगे। इसको भी हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह के बनने वाला कोई क्वेश्चन नहीं होता। देखो फिजिक्स में इट्स नॉट अबाउट द मैथमेटिकल पार्ट एक्चुअली, एटलीस्ट जेई मेंस लेवल तक। इट इज मोर अबाउट आपको क्या नहीं पता होता। अभी देखेंगे आप, मैं ऐसी प्रॉब्लम दूंगा जिसमें आपको 3 ऐसे फैक्टर होंगे जो बहुत सिंपल होंगे, लेकिन आपसे वो तीनों नहीं बनते होंगे, इसलिए प्रॉब्लम नहीं बनती होगी। एक भी फैक्टर नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। कौन कौन से फैक्टर है प्रॉब्लम में? एक होता है उसकी मैथमेटिकल फॉर्मूले को ग्राफ करना, अगर ग्राफ दिया है तो। दूसरा होता है उसका इंटीग्रेशन कर पाना। तीसरा होता है इन दोनों के बीच के फॉर्मूले को सोच पाना, कि फिजिक्स में ये जो v इंटू टी है ये होता क्या है भाई। ये अगर पता नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा, चेन रूल, हाँ यहाँ चेन रूल होता है, लेकिन चेन रूल भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ जब फिजिक्स में आएगा तब बताऊंगा, इंडिविजुअली करूंगा तो फिर तो मैथमेटिक्स का लेक्चर हो जाएगा ना, इसलिए इंडिविजुअली नहीं करवा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन हम आगे प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, अच्छा तो देखिए, अब यहां पे मैंने क्वेश्चन लिया है आपके लिए, दैट इज मैंने आपको वेलोसिटी दी है, तो मैं आपको कुछ फिजिकल क्वेश्चंस करके बताता हूं किस तरीके से फिजिक्स में हम इसको अप्लाई करेंगे, सो दैट आपको ये दिमाग में देखो, जो क्लैरिटी नहीं आती वो क्लैरिटी आए कि भैया इंटीग्रेशन का क्या यूज था, है ना, वो क्लैरिटी आपके दिमाग में आएगी। तो अगर मैंने आपसे बोला कि भाई वेलोसिटी मैंने दे दी टाइम के रिस्पेक्ट में और आप मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, देखो मैंने बोला था इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग टोटल, लेकिन सर कैसे करेंगे टोटल? तो पहले तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो कुछ नहीं हो पाएगा, और अगर अभी भी आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप चिंता ना करें, मैं जब आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो हर चीज बताऊंगा बेटा। ठीक है,
एवरीथिंग आई विल टेल, सो दैट आपको कभी भी उसको करने में कोई भी इशू ना हो। ठीक, आपको करने में कोई भी इशू ना आए, ठीक है ना। चलिए, तो हमने क्या किया, हमने वेलोसिटी का एक फॉर्मूला लिखा, हमने बोला भाई वेलोसिटी इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पढ़ाया था आपको मैंने, है ना। तो वेलोसिटी इज व्हाट, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो मेरे साथ तुम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते भी काफी कुछ काइनेमेटिक्स सीख रहे होगे, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और जैसे ही हमने देखा स्मॉल छोटू सा डीएस, हमें समझ आ गया भैया इसको इंटीग्रेट करेंगे तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमने ये वैल्यू रखी, और हमने लिमिट भी रखी, क्योंकि हमें लिमिट दे रखी थी 0 से 5, और डिस्प्लेसमेंट की लिमिट क्या आएगी, इनिशियल से फाइनल। अब देखो यहां पे क्योंकि सिर्फ डीएस था तो मैंने क्या किया, उसके सामने 1 लिख लिया, क्यों, क्योंकि 1 इंटू डीएस भी डीएस ही होता है। 2t का इंटीग्रेशन क्या आया, 2t स्क्वायर अपॉन 2, 3 का क्या आया, 3t, ऐसे ही 1 का क्या है, 1 इंटू एस, ये कहां से कहां गया, एस इनिशियल से एस फाइनल तक। अब इसको सर सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए इसको हम कहते हैं बच्चे अपर लिमिट, जो ऊपर लिखते हैं, और इसको कहते हैं लोअर लिमिट, मतलब दिस इज ऑल्सो अपर लिमिट, यहां पे इसको ही बना देते हैं हम, ये भी हमारी अपर लिमिट ही है, और ये हमारी लोअर लिमिट ही है। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ा सिंपल है। आप क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं जिसकी वो वैल्यू है उसमें, तो 5 की वैल्यू रखी तो कितना आया, 25 प्लस 15 माइनस फिर क्या रखेंगे, 0, तो 0 प्लस 0 तो 0 हो गया, और ये आ गया फाइनल माइनस इनिशियल। अब मैं आपको ये भी थोड़ा सा फील देता हूं कि ऐसा हमने क्यों किया, मैं इसकी फील भी देता हूं। देखिए बहुत सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल। अगर मान लीजिए मेरे को इस एरिया का इस पी से लेके क्यू तक के बीच का एरिया निकालना है, मतलब मुझे यही एरिया निकालना है, जी सर। लेकिन जब भी हम किसी लिमिट को रखते हैं तो वो इनिशियल से निकाल देता है उसको, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से निकाल देता है। तो जब मैं 5 रख रहा हूं ना, तो 5 तक पूरा एरिया निकाल दे रहा है, ये पूरा एरिया। तो अब आपको समझ आया कि मैंने 0 तक का माइनस क्यों किया, उसमें से जो भी उसकी डिस्प्लेसमेंट थी हमने उसको माइनस किया। तो आपको समझ आया जब लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस क्यों करते हैं, लोअर लिमिट के पीछे तक, क्योंकि लोअर लिमिट क्या दे रहा है, वो इनिशियल से लोअर लिमिट तक का एरिया दे रहा है, अपर लिमिट क्या दे रहा है, इनिशियल से अपर लिमिट तक का एरिया दे रहा है। तो आपको इनके बीच का निकालना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल आपको करना पड़ता है। तो ये आपका देखिए आंसर आ गया, मैंने सब कुछ सॉल्व किया, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ गया 40 यूनिट्स, हमें यूनिट नहीं दी तो हमने यूनिट्स लिख दी, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब इसी का एक ग्राफ का क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपसे बोला जा रहा है कि एक ग्राफ है बेटा, इसमें वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो ग्राफ में अब कैसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ये आपकी वेलोसिटी है, ये आपका टाइम है, कैसे सॉल्व करोगे। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, उसमें यहाँ पे 5 मीटर सेकंड दिया, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड दिया, और स्ट्रेट लाइन दी है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन दी, और आपसे पूछा टोटल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 टू 5 सेकंड्स कैसे निकालेंगे। देखिए अब आप बोलेंगे सर हमें ये तो पता था, हमें इतना तो आपने अभी बताया था कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन होता है, ds बाय dt का रिलेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। फिर आपने ये भी बताया था कि v dt को हम ds भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, और फिर दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो मैं बार बार याद दिलाता हूं, इंटीग्रेशन ही टोटल है, तो यही आंसर जो आने वाला है बेटा वो टोटल डिस्प्लेसमेंट का आने वाला है। लेकिन सर हमें तो इक्वेशन ही नहीं दी, तो क्या आपको ग्राफ दिया है, बिल्कुल दिया है, और आप याद करके बताइए कि ग्राफ में इंटीग्रेशन क्या देता है, बताइए। तो सर ग्राफ में इंटीग्रेशन देता है एरिया अंडर द कर्व, मतलब कि अगर मैं यहां का एरिया निकाल लूं, बताइए अगर मैं ये एरिया निकाल लूं तो क्या मैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स निकाल लूंगा, बिल्कुल सर, और यही वाई डी एक्स क्या है, वाई डी एक्स वी डी टी, तो क्या यही एरिया अंडर द कर्व से आ जाएगा, क्या यही एरिया अंडर कर्व से आ जाएगा, और यही एरिया अंडर कर्व फिजिक्स में किसके इक्वल हो गया भैया, डीएस के इक्वल भी हो गया, क्योंकि वो वेलोसिटी और टाइम। मतलब देखो तीन चीजें हो गई, मतलब हमें कैसे कनेक्ट करना चाहिए कि हमें ये पता है कि वाई डी एक्स प्लेनली मैथमेटिक्स में एरिया होता है, लेकिन अगर वो वाई कोई फिजिक्स की वैल्यू हो जाए, एक्स कोई फिजिक्स की वैल्यू हो जाए, तो उससे क्या आंसर आ रहा है वो भी पता होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन डेल्टा एस, जिसको हम एस इनिशियल से एस फाइनल रख सकते हैं, और आपको पता है इसका फाइनल आंसर एस फाइनल आता है, डेल्टा एस फाइनल आता है, उसका आंसर आ जाएगा एरिया अंडर कर्व
जिसका आंसर आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट 5 इंटू 3 दैट इज 7.5 यूनिट्स। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात आपके दिमाग में एंटर कर रही? तो अब चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं और आपसे सिर्फ प्लेनली ये पूछते हैं कि भैया इसका आप एरिया बताओ। देखो जरा, देखते हैं है ना कितने बच्चे। देखो अब मैं आपको हर चीज का यूज सिखाऊंगा, क्यों आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। देखो आपसे ये क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चों से ये क्वेश्चन क्रैक होता है। ठीक है, लेट अस सी। देखो तो आपसे बोला ये ग्राफ है ऐसा, ठीक है, ये y है, ये x है। आपसे बोला है कि आप हमें इस एरिया अंडर कर्व, अब देखो कुछ नहीं बोला, आपसे बोला है चलो ऐसा भी क्या है, आप इसको फिजिक्स से ले आओ। चलो फिजिक्स ले आते हैं सर जी। आपसे पूछा है, ये है भैया, बोला है मोमेंटम। क्या है ये? मोमेंटम है। देखते हैं कितने बच्चों को पकड़ में आता है। देखो आपको मैं हर स्टेप पे बताऊंगा कहां आपसे चीजें मिस हो रही हैं। ये है टाइम, और ये जो ग्राफ है ना, ये है पैराबोला। अब देखो, अब पैराबोला में ही फंस जाओगे। क्यों फंसोगे? देखो समझाता हूं। आपसे सिंपल पूछा है, आप ये बता दो भैया, आप ये बता दो कि व्हाट इज, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन होगा, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजों के कारण आपसे नहीं बन रहा होगा। इंपल्स ऑन द बॉडी whose graph of whose graph of फोर्स, ये फोर्स होना चाहिए यहाँ पे, ये फोर्स होगा बच्चों, मोमेंटम नहीं होगा, ये फोर्स होना चाहिए। फोर्स F वर्सेस T इज गिवन बिटवीन, इज गिवन बिटवीन T इक्वल टू 0 से T इक्वल टू 5 सेकेंड्स। अब देखो ग्राफ में कहीं पे मार्किंग भी नहीं है इन सब की। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करोगे? आप वीडियो को पॉज करो, आराम से सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये होते हैं क्वेश्चन। देखिए ये है जेई मेन नीट जैसे क्वेश्चन जो आप ग्राफ नहीं कर पाते। तो अब आप बोलोगे सर इस ग्राफ में तो प्रॉब्लम ये है कि हम इसका एरिया, मान लीजिए ये हमारा है टी इक्वल टू 0 तो हमें दिख ही रहा है, चलो है ना, 0 तो हमें दिख ही रहा है, और मान लो ये टी इक्वल टू 5 है ना, ये टी इक्वल टू 5 है। ठीक है, और ये हमें निकालना है, हमें इस पे y की वैल्यू भी नहीं पता, हमें इस पे y की वैल्यू भी नहीं पता, कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन ग्राफ से सॉल्व नहीं होगा, ये क्वेश्चन होगा एरिया अंडर द कर्व से ही। लेकिन इसमें एरिया कैसे निकालोगे? आपको कर्व ही नहीं पता है। पता है क्या सर? पता है पैराबोला है। तो आपको बेटा यहां चाहिए होगी पैराबोला की इक्वेशन। क्या चाहिए होगी? पैराबोला की इक्वेशन। तो देखो इसलिए मैंने इसका अगला लेक्चर क्या रखा है, इसका अगला लेक्चर रखा है मैंने ग्राफ ड्राइंग। ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन एक ऐसा पैराबोला जो एक्स की तरफ खुलता है, उसकी इक्वेशन आती है बेटा वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स। क्या आती है? वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब सर ये कैसा पैराबोला है, इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? तो फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, तो हम लिख लेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है सर जी, इसको हमारे फिजिकल वैल्यूज में कन्वर्ट कर लो। कैसी फिजिकल वैल्यूज? क्योंकि वाई क्या है? वेलोसिटी, फोर्स है, और ये क्या है आपका? के टी है। बिल्कुल सर। बेटा इसको और सॉल्व कर लो, y इज इक्वल टू आ गया के रूट के इंटू रूट टी, यही आ गया। जी सर बिल्कुल आ गया। अब आप बताओ फोर्स से इंपल्स पे कैसे पहुंच सकते हैं? यहां दूसरा अटकोगे तुम, है ना, पहला तो वहां अटके थे, अब यहां अटकोगे। अब तुम्हें यह भी याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए? तुम्हें यह भी याद होना चाहिए कि F इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी होता है। एफ डी टी इज इक्वल टू डीपी होता है, इंटीग्रेट करेंगे, इसी को इंपल्स कहते हैं। मतलब कि आप क्या निकालना है? इंटीग्रेशन एफ डी टी कैलकुलेट करना है भैया, इंटीग्रेशन एफ डी टी, यही आंसर है आपका। तो इंटीग्रेशन रूट के इंटू रूट टी, कितना सिंपल है। देखो करो इसको आप लोग सॉल्व, आंसर निकाल के बताओ क्या आएगा। इवन देखो अब तीसरी चीज है, फॉर्मूला नहीं पता। देखो तीन चीजें आ गई इसमें, पहले आपको ग्राफ का फॉर्मूला नहीं पता, दूसरा आपको फिजिक्स में फॉर्मूला नहीं पता, तीसरा आपको ये फॉर्मूला नहीं पता कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे आप फंसते हैं क्वेश्चन में, जो मैं इन लेक्चर्स में आपके लिए सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो 0 से लेके 5 सेकेंड, आई होप आप सॉल्व हो जाएगा ये। देखिए तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन एफ डी टी, जो कि आपका इंपल्स ही है,
ये आ जाएगा बच्चे कितना, ये आ जाएगा बच्चे, सॉल्व करिए, रूट के तो बाहर आ जाएगा, टी की पावर 1/2 का ग्राफ हो जाएगा 2 टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1, ये हो गया आपका 0 से लेके 5 सेकंड तक का, और ये आ जाएगा रूट के इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट रखनी है हमें, याद रखिएगा। आप पहले इंडेफिनेट सॉल्व करके फिर बाद में भी लिमिट रख सकते हैं लास्ट स्टेप पे, जो भी आपको ठीक लगे। तो ये रूट के मुझे पता है 5 की पावर 3/2 आ जाएगा ये, है ना, और ये यहाँ पे 3/2 और आ जाएगा, सॉरी 2/3 आ जाएगा ऊपर जाके। तो ये आपका इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√k, है ना, ऐसे लिख देते हैं, तो 2√k बाय 3, दिस इज योर आंसर। समझ आया आप लोगों को? तो आई होप आपको ये ग्रैप हो रहा है कि इंटीग्रेशन को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, फिजिकली किस तरीके से फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, किस तरीके से उसको हम फाइनली एक ब्रिज बना रहे होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देके जा रहा हूं, ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस बनाने, जैसे पहला बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको ये बनाना है होमवर्क के तौर पे कि भैया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x का इंटीग्रेशन चाहिए हमें, ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से लेके 5 तक, क्या आंसर आएगा विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए। दूसरा मैंने आपसे बोला कि भैया अगर बताइए फोर्स की वैल्यू 3t² प्लस 5t है तो इंपल्स कितना आएगा, देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। इंपल्स कितना आएगा बिटवीन 0 टू 9 सेकेंड्स, ठीक। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, अच्छा, आपको सारे के सारे जो नोट्स हैं हमारी ऐप पे मिल जाएंगे, आप जाइएगा लेक्चर चेक करिएगा, आपको सारे वहीं मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आपसे पूछ लिया कि f की वैल्यू दे रखी है 3t² प्लस 9, आपको बताना है व्हाट इज टोटल चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है, टोटल चेंज इन मोमेंटम बिटवीन 2 to 5 सेकेंड्स। बात समझ आ रही है?